अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आपके ज़ेरे मुशाहिदा ये बात आई होगी जी कि जहां एक जानिब एक मनफी तकरीर का जिक्र जुबान ज़द-ए-आम है जी, वहीं शाह महमूद की तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने अपोजिशन के बखिए उधेड़ दिए, बल्कि यूं कहिए कि पांचे तक लीरो लीर कर दिए, उसे भी बेपनाह सराहा गया। क्या बात है, उसका तो कोई जोड़ नहीं सर। मैं ये बात बबांगे दोहल कहूंगा जी कि ये लोग खौफ के तहत जमा हुए। ये जो आपको 11 जमातें एक छोटे से मैदान में नजर आती हैं, ये खौफ के तहत जमा हुए। पूछिए किस बात का खौफ? किस बात का खौफ? ये पूछते नहीं है, वैसे ही कहने वाला कहता है। पूछिए किस बात का खौफ? ये खौफ है अपने किए का खौफ। ये खौफ है ना अहली का खौफ। ये खौफ है अपने सियासी वजूद के खात्मे का। ये खौफ है करप्शन का। ये खौफ है तहरीक इंसाफ का। ये खौफ है शाह महमूद का। खौफ है शाह महमूद के आगे 44 शाने चित होने का। 44 शाने? 4 शाने होते हैं मुझे मालूम है, मगर 11 जमाते हैं। यारो चौक 44। सुना एक जमात नहीं छोड़ूंगा, सबको उधेड़ के रख दूंगा। क्या कहने सर। अच्छा जी, आप जो मर्जी कहते रहे, जितनी मर्जी गाड़ी उर्दू बोलते रहे, हकीकत यही है कि गुजरांवाला का जलसा हल्का नहीं था। गुजरांवाला की कौन सी बात करते हैं जुनैद साहब? आधा किलो कढ़ाई पका के रख दो, आले दुआले 250 बंदा इकट्ठा हो जाए। पूरे जलसे नु ज्यादा तो ज्यादा 22 किलो गोश्त लग गया होगा। सॉरी शाह जी, आप मेरे शहर के मुतल्लिक ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं बाइकआउट कर दूं। माफी चाहता हूँ, बात गोश्त की हो रही है जो तुम्हारे ढांचे पे नहीं है। इसमें कौन सा गोश्त खा रहा होता है? ये तो कढ़ाई पे बैठ जाए तो ज्यादा से ज्यादा खाने वाला ये कहता यार नूते उड़ाओ यार। शाह जी जाने दें, लोग खचाखच भरे हुए थे, एक कामयाब जलसा था। कादा कामयाब जलसा सी। 1.5 घंटा मैं नान लैके फिरदा रहा, एक बोटी नहीं उत्ते रखी किसी ने। आइंदा के लिए आप मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुक हैं। ये दुनिया का वाहिद अखबार नवीस है जिसके नजदीक सिर्फ कामयाब जलसा जो है ना वो दाता साहब पे हो सके। देखिए ये जो PDM है, ये पिटे हुओं की ड्रामाबाजी मूवमेंट है। ये नाकाम लोगों का इत्तेहाद है। ये मनफी लोगों का इकट्ठ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक पांव में जॉगर पहन लें और दूसरे में हवाई चप्पल। इनके इकट्ठे होने से मुल्क को फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही इकट्ठे हुए हैं जैसे 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 सर्दियों में टांग की नाड़ इकट्ठी हो जाती। अरे कुछ खुदा का खौफ खाओ। बिलावल कहते हैं कि तीर कमान से निकल चुका है। अभी मैं कहता हूं कि तीर कमान से निकल के अवाम के सीने में पेवस्त हो चुका है। इतना हकीकत पसंद और सच्चा लीडर कोई हो सकता है कि वजीर होते हुए वो ये इतराफ कर रहे हैं कि अवाम के सीने में महंगाई का तीर पेवस्त हो चुका है। मैं सिंध दी गल कर रहा। सॉरी सर, सॉरी। तेरा गली चो लंघ दी बिल्ली वाल वेखण वाले बिल्ली अरगा मुंह में। जुगत लंबी नहीं हो गई। चलो मकसद ते हल हो गया। मकसद ते सी लाफ्टर लेना। जी आप यहाँ लाफ्टर लेने नहीं आते, अवामुन नास को हालाते आजरा से आगाह करने के लिए आते वो हैं। जान दियो क्यों मैनू भुखिया मार हालाते हाजरा तो आगाह करता फिरा। बहरहाल हम बिलावल को ये कहना चाहते हैं कि कितनी देर भुट्टो को बेचोगे, कितनी देर वही पुरानी फिल्म चलाओगे। अरे खुदा के वास्ते
अगर कहानी नहीं बदल रहे तो किरदार ही बदल लो, अगर किरदार नहीं बदल रहे तो कास्ट ही बदल लो, अगर कास्ट नहीं बदल रहे तो विचिक बारशा लगाना ही पा लो। फिर आपने देखा जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की जी तो पूरा पंडाल सत्ते में था और उनके चेहरे की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे पिंड च कोई अंग्रेज किसे पेंडू को लो राह पूछे ते पेंडू ओदा मुंह वेखदा है। अच्छा शाह जी, ये तो फरमाए, अंदर की बात बताएं। सुना है कि जब नवाज शरीफ साहब ने बड़ी जारहाना तकरीर की है तो स्टेज पे बैठे हुए जो अपोजिशन लीडर थे वो एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे। वो मैसेजेस क्या थे? वो मैसेजेस वही किस्म के थे कि जब किसी तकरीब में तुम किसी औरत की तरफ देख रहे होते हो तो भाभी तुम्हें मैसेज करती है कि तू कर चल ले, तेरी लत्तां तोड़ दी और फिर उस जलसे के रहे सहे परखचे मौलाना की तकरीर ने उड़ा दिए, खाली कुर्सियों से खिताब किया। इधर से मौलाना बोल रहे थे, उधर से कुर्सियां आपस में कानाफूसी कर रही थी, ये पाई की कहना है। मगर मौलाना की हिम्मत है कि वो मुसलसल 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास, 5 रुपए का गिलास की तरह बोलते रहे। शाहजी वैसे जलसे तो दोनों ही बड़े थे और कहने वाले कहते हैं कि तहरीक कामयाब हो सकती है। एक बात याद रखिए जी, अगर ये तहरीक कामयाब हो गई, शाह महमूद अपने सियासी तजुर्बे और मुशाहिदे के बलबूते पे ये बात कह देता है कि अगर ये तहरीक कामयाब हो गई तो मैं आपको एक किरमची रंग की लिपस्टिक लेके दूंगा। शाह जी, ये क्या बात की आपने? उससे पूछ के देखो किरमची रंग की लिपस्टिक मिलती है कहीं से। अच्छा जी बताएं, तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी? हरगिज़ नहीं, ये जितनी मर्जी सीटियां बजा ले, कुछ नहीं बनने वाला। लगता है ये लोग सिर्फ सीटियां बजाने के लिए ही मुंतखब हुए और ये अगले 3 साल तक सीटियां ही बजाते रहेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी हुकूमत के 15 साल पूरे करेंगे। 15 साल? इन 3 बारियां लिया ने ते असी ना लइए। शाह जी, उनकी बारियां भी तो 2-2, 3-3 साल के लिए थी ना। इन नलायक प्लेयर ने ते असी की करिए। वाह जी वाह। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि अंपायर या रेफरी खेल रोकने की सीटी तो नहीं बजा देगा? याद रखिए, सीटियों की 3 किस्में। अच्छा। एक रेफरी की सीटी, जी एक रेलगाड़ी की सीटी और एक गर्ल्स कॉलेज के आगे खड़े ओबाश नौजवान की सीटी। सर, प्रेशर कुकर की सीटी। चौकीदार की सीटी। शाहजी ट्रैफिक सार्जेंट की सीटी। शाहजी सन में जो वजन वाली सीटी। सर, लाहौर सिटी। सिटी गुम हो जाने वाली सीटी। लोग की देख के की सोच रहे होंगे कि शाहजी किन्ना बेवकूफा च जा बैठे। लहरी किंग मैनू सादा रहा है, मैं नहीं ओदे प्रोग्राम विच गया। लहरी नू छड़ के मैं इत्थे आके लीरो लहरी हो गया। शाह जी, मेरे जितने साथियों ने सीटियों की अकसाम बताई हैं, हर जो सीटी है ना उसके पीछे एक सिंबलिज्म है। जी देखिए, मैं जिन 3 सीटियों की बात कर रहा हूं, दुनिया पे मुस्तनद सीटियां वही हैं। इनते तुसी कहोगे कि शाहजी साइकिल पंचर होवे तो दी वजदी है सीटी। शाहजी, खुदा के लिए थोड़ा सा सीरियस हो। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, खुदारा कीमतें कम कीजिए। जी हमें इदराक है कि महंगाई बहुत हो चुकी है। जी। वजीर आजम रोजाना काबीना का इजलास बुलाते हैं और महंगाई कम करने के लिए सोच विचार करते हैं। अच्छा। इस हवाले से शाह महमूद की, आपके खादम की जो ड्यूटी लगी है उसका आगाज मैंने कर दिया है। अच्छा। और अल्लाह के फजल से मैंने कीमतें कम करवा दी है। शाह जी, कहां पे? हमें तो कहीं महंगाई कम होती नजर नहीं आती। जुनैद, अभी पिछले दिनों मैं कराची गया, एयरपोर्ट से निकलते ही सब्जी की दुकान पे पहुंचा। शाह जी, कराची एयरपोर्ट के बाहर तो कोई सब्जी की दुकान नहीं है।
ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟਮਾਟਰਾਂ वाले छाबे 'ਚ डिगा। वहां पहुंच के मैंने सब्जी वाले से पूछा टमाटर कितने के दर्जन दिए हैं? कहने लगा शाह जी टमाटर दर्जन के हिसाब से नहीं होते, किलो के हिसाब से होते हैं। जी मैंने कहा तुम्हारा बिलावल कहे दर्जन तो ठीक है, हम कहे तो मोतरिस। कहने लगा शाह जी 80 रुपए दर्जन। मैंने कहा नहीं 70 दूंगा। कहते लाइए 70 अभी लीजिए। 10 रुपए टमाटर सस्ते करवाए। उसके बाद मैंने पूछा भिंडी कैसे दर्जन दी है? कहने लगा शाह जी किलो करा लीजिए, दर्जन तो पक्के एक नवाले में आ जाती है। गोगे का एक नवाला 550 भिंडियों में भी नहीं बनता। कहने लगा शाह जी 100 रुपए किलो है भिंडी। मैंने कहा नहीं 90 रुपए दूंगा। कहने लगा लाइए लीजिए किलो। 10 रुपए भिंडी सस्ती करवाई। जुनैद मेरी इमरान इस्माइल के साथ मीटिंग ना होती तो मैंने सारी सब्जी सस्ती करवा देनी। अभी आप कहते हैं कि शाहजी ने महंगाई के खात्मे में अपना रोल प्ले नहीं किया। शाहजी इसमें रिस्क था। अगर वो सब्जी वाला कहता कि लेनी है तो लेने तो चले आगे। चले जाना सी मैं कितनों ना कितनों सस्ती करा लें। एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म कई दफा कह चुके हैं कि इसको क्रिमिनल एक्ट बनाया जाए, तो अब क्रिमिनल एक्ट बना दिया गया है। अब ये जो प्लेयर्स जो हैं ये सट्टे में इन्वॉल्व होंगे, इनके ऊपर बाकायदा मुजरिमाना एक कार्रवाई की जा सके। ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की हद तक नहीं रहेगा कि जी कर दिया 2 साल के लिए पाबंदी, बाकायदा ये गिरफ्तार होंगे, लाखों रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा इनको। अच्छा भाईजान कोई खेलों की बात हो जाए जी। पहले मुझे ये बताओ मैं लैरी किंग लग रहा हूँ? भाई गॉड लग रहा हो, यकीन करो। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम लग रहे हो? थैंक यू वेरी मच। अगे गल करो। नहीं सीरियसली बताओ तुम्हें। हटाना ना पा बस अपना टॉपिक छेड़। नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी तस्वीर लेके तुम्हें दिखाता हूँ, तुम लग रहे हो। अगर तुम 20-25 दिन रोटी ना खाओ तो तुम लैरी किंग लग रहे हो। सेहत तो मेरी अच्छी है जी। मैं बात करने लगा था खेलों की, और गौरी साहब आपके लिए अच्छी खबर ज़ाहिर है ये है कि आप दीवाने हैं क्रिकेट के, तो क्रिकेट के मैदानों की रौनकें एक मरतबा फिर सजने को हैं। ये क्या खुशी हो रही है कि इसकी खुशी भी ये है, इसकी कमी भी ये है। कोई नुकसान भी हो जाए तो यही है। भाभी से मार खाता है, नीचे बैठा यूं कर रहा था। जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है यार। 3 2020 और 3 वनडे खेलने के लिए। बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। मेरे हाल है उसके बाद गुल्ली डंडा भी खेलने क्योंकि हाँ ये सारे बड़े लफंटर, तुम्हें नहीं पता ये जो काले अफ्रीकन है ना ये बहुत शरारती होते हैं, ये बड़ा एंजॉय करेंगे लोग। अजीजी साहब के कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गए यार। कोरोना ने ना को आगे लेतर खाने ये बहुत तेज होते हैं। अच्छा ये रहा वो साथ जो इंडिया ने एक फजूल किरदार अदा किया है वो भी सुनाओ ना। वो जो ये जिम्बाब्वे की टीम का जो हेड कोच है ना लाल चंद्र राजपूत, वो अपना उसको जाहिर है वो हेड कोच है जिम्बाब्वे की टीम का, लेकिन इंडियन है। इंडियन है। गवर्नमेंट ने मगर उसे वीजा दे दिया। ठीक है जिम्बाब्वे की टीम आ रही है तो तुम साथ हो, आ जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसे मना कर दिया पाकिस्तान आने से। फिर हमारा जो है ना पीसीबी का चेयरमैन उसने बॉर्डर पे खलो के इंडियन गवर्नमेंट ने किया। बिल्कुल सही। नहीं इस दौरे की एक ये भी अहमियत है गौरी साहब कि अगर पाकिस्तान ने तीनों वनडेज जीत जाता है जिम्बाब्वे के खिलाफ तो पाकिस्तान जो है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा 2023 के वर्ल्ड कप के लिए। अरे वाह सर क्वालिफाई राउंड हो गए। हाँ इस दफा ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें जो टॉप 8 टीम्स हैं वो अपनी रैंकिंग की बेस पे क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगी नहीं। जो रैंकिंग में टॉप 8 कंट्रीज होंगे ना वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर पाकिस्तान ये तीनों मैच जीत जाता है तो शुरू में ही क्वालिफाई कर जाएगा। ये नहीं कि नहीं कर आगे नहीं कर पाएगा लेकिन फिर बाद में करेगा। तो ये लेंगे हमारे मेहमान आराम से जीते, उनको बुलाया इसलिए क्वालिफाई करवा दो, हमारी एवरेज सीधी कर दो। तो ये होगा कि ये 8 टीमें ये हो जाएंगी और जो मेजबान मुल्क होगा
वो भी फिर क्वालिफाई कर जाएगा। बाकी 12 टीमें टोटल होंगी, जो 3 टीमें होंगी उनके फिर आपस में क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे, वो खेल के फिर क्वालिफाई करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नादर मौका है कि इसी मौके पे क्वालिफाई कर जाए। इंशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। देखिए जी, जो गेमें हैं ना, जो खेल का मैदान है, हाँ जी, वो रौनक वाले रहे, सजे ही रहे, बेशक। तो कौमों की सेहत अच्छी होती है, खूबसूरत दिमागी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी, और सेहत के हवाले से। हाँ जी। कौमों का चेहरा मोरा अच्छा लगता है यार, देखने में कौमें हेल्दी लगती हैं। बिल्कुल। और जिम्बाब्वे के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें पाकिस्तान के 3 बड़े प्लेयर जो जी। हैं उनको शायद पहली बार बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। 3 बड़े प्लेयर्स को, एक तो मोहम्मद आमिर को बाहर किया गया है, अच्छा। फिर सरफराज अहमद को बाहर कर दिया है, फिर सियालकोट का जो फखर है शुएब मलिक, उसको बाहर कर दिया है। बाकियों का तो मुझे नहीं पता। शुएब मलिक को मेरा ख्याल है टिकटॉक की वजह से बाहर निकला। वो बाहर होने के बाद टिकटॉक की तरफ आया है। टिकटॉक उसकी खूब उछल रही है। क्या मतलब? डांस किया बड़ा उसने। असल में ना जी, बात ये है कि इसमें कोई किसी को अल्लाह माफ करे मजाक का निशाना बनाना या खुद खिलाड़ी का डिसार्ट होना, मेरा ख्याल है गलत होता है। कोई ऐसी बात नहीं होती। जी जी। एक एज होती है, उस एज तक खेलना होता है। हाँ जी, बिल्कुल। वसीम अकरम जैसा दुनिया का बेहतरीन बॉलर, स्विंग का सुल्तान खिलाड़ी, जिसको देख के बहुत से बॉलर बने हैं, जिसको देख देख के बहुत बहुत बड़े बॉलर्स बने। हाँ वो भी रिटायर हुआ है। और रिटायरमेंट से मुझे याद आया, हम सब का महबूब खिलाड़ी जो है वो इस हफ्ते रिटायर हो गए। उमर गुल यार, उमर गुल ने रिटायरमेंट का, हर किस्म की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। तुमने पिछले दिनों जहांगीर खान, जानशेर खान के खानदान का नाम लिया था। ये स्क्वाश का जो अजीम खानदान है, ये जिस कस्बे और शहर से, गांव से है, उसका नाम नवाकली है। उमर गुल भी नवाकली से है। और मुझे बड़ा उसकी आजिज़ी में बड़ा उसकी मुझे अच्छा लगा कि उसे किसी ने पूछा कि जी नवाकली पहले सिर्फ जहांगीर खान और जानशेर खान की वजह से पहचाना जाता था, अब आपकी वजह से भी पहचाना जाएगा? उसने कहा बिल्कुल नहीं, नवाकली की पहचान वही अजीम खानदान है, मेरी क्या औकात। जी सर, मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि उमर गुल प्लेयर तो अच्छा ही है, हाँ। लेकिन वैसे भी नाइस मैन है। बहुत प्यारा आदमी, जो उसके पास था, जो उसके खुफिया हथियार थे। मैंने कहा जाता है कि वसीम और वकार के बाद सबसे खतरनाक जो यॉर्कर करता था वो उमर गुल करता था। और मुझे याद है ये जो हमारे कमेंटेटर हैं रमीज राजा साहब, ये उनके लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज बोला करते थे, बुलडोज कर देना। उसको कहते थे जब ये बहुत अच्छी बॉल करके विकेट उड़ाते थे ना, क्लीन बोल्ड करते थे, तो रमीज राजा क्या करते थे, गुलडोज करना। बुलडोज कर दिया। आखिर रिटायर होना होता यार। शुएब अख्तर जो जमीन पे पाँव मारता था तो बकायदा तमक महसूस होती थी। रिटायर हो गया, रिटायर हो गया। अच्छा, उमर गुल की ये भी खूबसूरती थी कि कभी भी वो किसी स्कैंडल्स में इन्वॉल्व नहीं होता, स्कैंडल फ्री बिल्कुल बंदा। ना सर जी, उसके चेहरे पे गुस्सा भी नहीं आता। गुस्सा भी नहीं, नीट एंड क्लीन उसने अपना पीरियड हाँ, गुजारा। और बॉलिंग भी जब वो करता था ना तो बहुत गुस्से में नहीं आता था। और इसी यही उसकी बड़ी वजह ये है कामयाबी की कि वो स्कैंडल से दूर रहा है, कि कभी भी वो हार्शली रिएक्ट नहीं करता था। और जब वो मतलब यॉर्कर फेंकता था, मुझे याद है क्रिकेट के एक्सपर्ट्स इस बात की तस्दीक करेंगे कि वो पता ये चल जाता था कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डिलीवर करने से पहले रुकता था। जब वो यॉर्कर करने लगता था तो झटका देता था, वो मुझे पता चल जाएगा यार ये यॉर्कर करने लगा, 1 सेकंड में वो यॉर्कर। सर, ये दुनिया की नजरों में तब आया था जब इसने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। 5 आउट किए थे हिंदुस्तान के। 31 रन के 5 आउट। वो पांचों के पांचों जबरदस्त प्लेयर थे। टुंडलकर, स्वाग, लक्ष्मण, ट्रेवर्ट, सब नंबर प्लेयर, टॉप प्लेयर्स थे। सर वैसे मेरा ख्याल है कि उमर गुल को जितना अच्छा वो खेले हैं, जितने वो टैलेंटेड हैं, उनको ये जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाकर अच्छे तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से रुखसत करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त तजवीज है ये। अच्छा सर, मोहम्मद आमिर को तो स्कैंडल ही लेकर बैठ गए। एक मोहम्मद आमिर को और एक मोहम्मद आसिफ को। पिछले दिनों मैं शुएब अख्तर से सुन रहा था कि पाकिस्तान की तारीख में अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझसे बड़ा प्लेयर कौन सा है, तो शुएब ने इमरान खान का नाम नहीं लिया, शुएब ने वसीम अकरम का, वकार यूनुस का नाम नहीं लिया, उसने मोहम्मद आसिफ का नाम लिया था। कहता था वो जादूगर था, वो गेंद को जिस तरह चाहता था मोड़ देता था। तो वो भी स्कैंडल्स की नजर हो गया मोहम्मद आसिफ की। अच्छा, स्कैंडल से मुझे याद है कि पिछले दिनों ये बड़ा अच्छा काम किया गया कि कौमी असेंबली में ये एक बिल पास हुआ है जिसके जुमरे में, जिसकी पकड़ में अब स्पोर्ट्समैन भी आएंगे। ये जितना ये सट्टे शट्टे खेलते थे, जितनी इर्रेगुलरिटीज करते थे, अब ये बराह रास्त वो, क्योंकि वज़ीर आज़म कई दफा कह चुके हैं कि इसको क्रिमिनल एक्ट बनाया जाए, तो अब क्रिमिनल एक्ट बना दिया गया है। अब ये जो प्लेयर्स जो हैं ये सट्टे में इन्वॉल्व होंगे,
इनके ऊपर बाकायदा मुजरिमाना एक कार्रवाई की जा होना सके। चाहिए ऐसे। ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की हद तक नहीं रहेगा कि जी कर दिया 2 साल के लिए पाबंदी, बाकायदा ये गिरफ्तार होंगे, लाखों रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा इनको। अच्छा जी, ये जो जिम्बाब्वे की टीम आ गई है जो माशाल्लाह, हाँ जी। ये अपना 3 मैच खेल रही है, 1 डे और 3 2020 2020। टेस्ट कोई नहीं? टेस्ट नहीं जी। यार मैं आई लाइक टेस्ट मैच। सुस्त आदमी हो ना, कछुए की रफ्तार से चलने वाले बंदे। मैं इंग्लिश आदमी हूँ, जो गोरा है ना वो टेस्ट पसंद करता है। मैं भी ना घर में टेस्ट लगा हो ना तो मैं उन दिनों फिर बेल्ट पहन के तो टीवी के आगे फिरता रहता, कभी मेज चबाज, कभी कुर्सी चबाज। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। प्रॉपर्टी की दुकान है ना अपनी, और कब्जा ग्रुप को प्रॉपर्टी की दुकान है। नहीं सर नहीं, इस तरह कब्जा कह के आप हमारी रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं लोगों की नजरों में। सर वो परले वाले को कमजोर ना समझो, ये जिस जमीन पे जाता है जाते ही फैर निकालता है। जाहिर है डर के पिस्तौले दे हथों थले डिगदा ते फैर निकल जाता। नाज़रीन, पंजाबी में कहा जाता है राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। इसी तरह जिन लोगों की जायदाद या घरों पे, प्लॉटों पे कब्जे हो जाते हैं, कब्जा ग्रुप की हरकतों और हैबत और ताकत को वही लोग बेहतर जानते हैं। आज हमारे शो में कब्जा ग्रुप के 2 अरकान तशरीफ फरमाए। आइए बात करते हैं। कब्जा ग्रुप पे मैं भी हैरान हो रहा था, ईद बड़ी दूर है, मुंडा क्यों वच्छा लाई फिर दे। सुन लो पहले, ये जिसको तुम वच्छा कह रहे हो ना, ये कब्जा ग्रुप का सरगना है, ये जो टकला गंजा है, और ये उसका सगा भांजा है। ये भी अजीजी मैं भी कहने वाला था कि आपने कहा अरकान, और अरकान तो कोई भी नहीं लग रहा दोनों में। ये वाकई कब्जा कर सकता है, भाई थे जिथे जा पवे उथे कब्जा हो जाता है। और पहली बात तो यह है कि भाई हम कब्जा ग्रुप नहीं है कि अगर वो खाली प्लॉट में हल्की सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर ये जो दूसरे लोग हैं उन्होंने हमारे लिए मशहूर कर रखा है। शहजाद पुत्र उर्दू नहीं थे चलनी, और यहाँ उर्दू ही चलनी है, समझ आई? आपने इस भांजे को अपने साथ काम पे क्यों लगा हुआ? सिर्फ इसको एक एडवांटेज है कि ये पाइप से अंदर घुस के छलांग लगा के कब्जा कर लेता है। 9 जमातां पास जे वेला फिरदा सी बाबू जी, मैं अपने नाल रख लिया दुकान दे उत्ते। प्रॉपर्टी की दुकान है ना अपनी, और कब्जा ग्रुप को प्रॉपर्टी की दुकान है। नहीं सर नहीं, इस तरह कब्जा कह के आप हमारी रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं लोगों की नजरों में। सर वो परले वाले को कमजोर ना समझो, ये जिस जमीन पे जाता है जाते ही फैर निकालता है। जाहिर है डर के पिस्तौले दे हथों थले डिगदा ते फैर निकल जाता। सीधी बात है, इनकी कोई ताकत नहीं होती, इनकी अपनी कोई हैबत नहीं होती। ताकत होती है फिर भी कानून की। इनके पीछे जब कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़े हो जाते हैं, उनकी इनको मदद हासिल होती है, सिर्फ इसलिए शेर होते हैं। बड़े जालिम लोग हैं जी ये। आहिस्ता आहिस्ता पहले जाके उधर को चुगियां शुगियां को टेंट टुंट ला के बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही। और ज्यादातर ये कब्जा किन जगहों पे करते हैं? किन जगहों पे सर? जिनके मालकान जो हैं वो ना हो, या बैरूने मुल्क मुकीम हो, बैरूने मुल्क हो, या कोई Ideal है। सरकारी प्लाट हो, या कोई बंदा ऐसा जिसका इसको पता चल जाए इनको कि वो फौत हो गया हुआ है और कोई झगड़ा चल रहा है बाकी लोगों में, तो ये आराम से जाके उधर पहले बैठ जाते हैं, टेंट शेंट लगा के या 4 दीवारी कर लेते हैं। अजीजी टेंट गया, ये जो गंजा ना ये तो इतना खतरनाक है, वहां जमीन में जाके कब्र बना ली, वहां जाके बैठ गया, दुआ करने लगा। बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, ये भी इनका तरीका वारदात है। किसी मतनाज़िया जगह पे ये मस्जिद या मज़ार बना देते हैं, उसके बाद ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। यार कब्रिस्तान बना दिए इन्होंने और कई कब्रिस्तानों पे कब्जे भी कर लिए। ये वो लोग हैं। अच्छा, तुम्हें पता है कि जो तुसी देखिया ना बाबू जी, वो साडे उत्ते पाई जी। बिल्कुल, हाँ, तो और किस पे डाल दें? तुम ही लोग जिम्मेदार हो। बातमाद अदारा साडा रजिस्टर शुदा प्रॉपर्टी डीलर है। यार बस करो, तुम दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है शहरों में, उनके लोगों को, उनके कारकुनों को, अफसरों को तुम लोग पैसे दे के इस बात का पता नहीं करते कि कौन सा झगड़े वाला प्लॉट है? इस बात पे ये लाखों रुपए देते हैं। ओ बाबू जी, असल बात ये नहीं है, एक प्लाट था वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट हो गई, 2 उसी प्लाट की किसी और पार्टी ने भी पैसे दिए हुए थे, फिर उनके साथ झगड़ा हो गया और वो झगड़ा काफी तूल पकड़ गया। इसी असना में लोगों ने हमको कब्जा ग्रुप कहना शुरू कर बात दिया। सुनो, ये लैग लैग के बातें कर, फिर हमारा झगड़ा हो गया। ये झगड़ा तुम्हारा कमजोर लोगों के साथ ही होता है। कभी किसी जज के साथ झगड़ा नहीं हुआ, किसी जर्नैल के साथ झगड़ा नहीं हुआ, किसी जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा नहीं हुआ। तौबा करे बाबू जी, सरकार के साथ कौन आडा लगा सकता है? हाँ, वो जिनके साथ आडा लगा था उस वजह से हम जरा मशहूर हुए हैं,
बहरहाल हक मशहूर पे नहीं, बदनाम हुए हो। और बहू जी हक पे थे हम, हमारे प्लाट पे इन्वेस्टमेंट हुई थी दूसरी पार्टी किस्सा दुगने मुक्त से पैसे दिए बाबूजी, दुगने पैसे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पटवारी इनके साथ मिले। एग्जैक्टली। वो लोग जो है ना जी, जो रजिस्ट्रियां करने वाले हैं, हाँ जी। वो इनके साथ मिले होते हैं। अच्छा भला शरीफ आदमी सारे पैसे दे के प्लाट श्लाट अपना खरीद लेता है। जी जी। बाद में ये लोग जो हैं वो इन तक इतला पहुंच जाती है, ये आ जाते हैं जी खसरा नंबर गलत है, या कह देंगे जी खतूनी गलत है। मतलब ऐसा टेक्निकल लफ्ज निकालेंगे जिसका आम आदमी बेचारे को पता ही भैया, नहीं ये पड़ता। जाली रजिस्ट्री तो इस तरह बनवाते हैं जैसे हम किसी कागज की फोटोकॉपी नहीं करवाते, इतनी जल्दी ये उसकी ये जाली दस्तावेजात तैयार कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जुल्म तो ये होता है कि ये एक दिन के नोटिस पे स्टे ऑर्डर ले आते हैं अदालतों से जाके। वैसे जुनैद, मैं माफी चाहता हूँ, इनकी बेहिसी और बेहयाई जो है, बल्कि बेगैरती कहूंगा, जी जी। बेवा औरतों की कमजोर भी कब्जे लोग किए होते हैं इन्होंने, वो तो अपनी जगह पे है। हाँ जी। मगर तुम ये देखो कि आज तक इसका हालिया, इसका कोई कानून इस तरफ का नहीं बना नहीं बना। कि वो कौन सा पटवारी था जिसने रजिस्ट्री गलत की, हाँ जी। वो कौन सा ऐसा सरकारी मुलाजिम था जिसने इनको गलत कागज बना जिनके साथ मिलके इन्होंने वारदात डाली है। कम से कम उस 1 आध 2 10 बंदों को अगर को उम्र कैद या कोई सख्त सजा मिल सजा जाए, में। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है आइंदा ये काम बंद हो तो ये जाए। देखो ना कि वैसे नजर आ जाता है कि ये इसके इस वक्त इसके खिलाफ जो है वो 28 के करीब मुकदमा आता है। बंदा पूछे ये सारे मुकदमे जो है ये गोगा भट्ट के खिलाफ ही क्यों है? हाँ। जय, इसका नाम गोगा भट्ट है। हाँ। ये तो बाहर पेट में जा रहा था। सर जी, जे हकदार ਨੂੰ हक दवाना बदमाशी है तो फिर तुसी सानू शौक ना कहो बदमाश। देखे जानबूझ के खुद को बदमाश के तौर पे मुतारफ करवाते हैं, नाम भी इसी तरह के रखते हैं ताकि इनकी दहशत बरकरार रहे। खुद गोगा भट्ट है और भांजे का नाम रखा हुआ है तीली बम्ब। बंदा पूछे और ऐसे बम्ब कौन कह सा रहे थे तीली? हकदार को हक दवाना वखरा ही है, मैं मलंगी बना हुआ। गरीबों की खिदमत करने निकलता है इतना घोड़े पे बैठ। अल्लाह माफ करे बाबूजी, ਅਸੀਂ कब्जा ग्रुप नहीं जी है, यकीन करो ਅਸੀਂ कब्जे दवाए नहीं, यकीन करो विच वड़ के। मामू अच्छा गल सुन, ये प्रोग्राम है मयाया, किधरे मुके ते सानू बाहर फाड़ ना लवी। और नहीं सर, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੇ हैं। क्या बात है, अच्छे लोग हैं आप। वैसे कम कुत्ते च पे। भाई कौन सी मोहब्बतें तुम बांटते फिरते हो? हर थाने में तुम्हारे खिलाफ पर्चा दर्ज है। सर जी, जेलसी रब ने करम कर दिता है, शरीका साडे पीछे पै गए। वो कादा शरीका पीछे पै गया, एडी तो मुछां वाली दरानी। ऐसे जुगत की है, गुस्सा न कर। ये बात तो रोजे रोशन की तरह यहाँ है। ये जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, पिंडी, ये वो, हाँ जी। इधर बहुत से ऐसे प्लाट हैं जिन पे कब्जे हुए हैं। खास तौर पे लाहौर जो है, हाँ। बेशुमार प्लाट, बेशुमार, जिसपे लोग बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनकी इधर जी, जी। प्लाट पे कब्जा हो जाए ना, हाँ जी। तो वो इधर आने लगे केस लड़ने के लिए या किसी वजह से, उसको इर्द गिर्द से या उसके घर वाले ही डराना शुरू हो जाते हैं। नहीं, हालात नहीं उधर ठीक है, ना जाना, दफा करो, लानत भेजो। कितने का प्लाट, जिंदगी से अच्छी कौन सी चीज उनके है? घर वाले पता कौन होते हैं? वही घर वाले होते हैं जिनके सुपुर्द उन्होंने रखवाली की होती है उस घर की, और वो इनके साथ मिलके कब्जा करवाया होता है। हाँ, कई तरह के इस तरह के केस हैं। को रखवाला साथ मिला हुआ है, को रखवाले नु भी कोट काट के या 4 पैसे दे के परे कर देते हैं। हाँ, नाज़रीन, यहाँ में छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर बारात भी जाती थी बैलगाड़ी पे। अल्लाह तेरी खैर करे। बारात जो है वो भी बैलगाड़ी पे जाती थी। दूल्हे की गाड़ी की तरह उसे सजाया जाता था बैलगाड़ी अच्छा को। जी। बनाते तो थैले को ऐसे ही याद है जैसे ये बाजे वाला है। नहीं, बाजे वाला नहीं है, ये पैसे लूटने वाला है। वाह, वाह, वाह। अच्छा जी, याद माजी में आज मैं कन्वेंस याद करने लगा हूँ। अच्छा। गाड़ी याद करने लगा हूँ जो आज आपको रोल्स रॉयस और ये लैंड क्रूजर और पता नहीं क्या क्या और मर्सिडीज और ऑडी और BMW नजर आती हैं। हाँ जी। बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां। गाड़ियाँ। कुछ अरसा, चंद दहाइयों पहले तक गड्डी शड्डी जब बिल्कुल ही नहीं थी, या कह लो कि पूरे मुल्क में कोई 1-2 बंदों के पास ही होती थी, जी जी। उस वक्त जो पॉपुलर तरीन सवारी होती थी ना, वो बैलगाड़ी थी।
हाय हाय हाय। बैलगाड़ी जो है ना जी वो बड़ी अहम चीज समझी जाती थी, बल्कि जिस जिसके घर में होती थी और हर दूसरे घर में होती थी। अच्छा। जो गांव के अमीर लोग होते थे हाँ या जी। कह लो खाते पीते घराने, जी, जी। उनके पास बैलगाड़ी जरूर होती थी। बिल्कुल सही। और बैलगाड़ी जहां पे सवारी के कन्वेंस के काम हाँ आती थी, जी। वहां उससे और भी बहुत से काम लिए जाते, मतलब माल ढोने के काम हाँ, की माल जाती की, थी। हाँ। अक्सर एक बैल वाली गाड़ी होती थी जी अच्छा। और अगर ज्यादा माल या ज्यादा सवारियां लादने के लिए बैलगाड़ी तैयार करनी है तो वो जी, दो जी। बैलों दो वाली, बैल। दो बैलों वाली उस पे सामान समून भी बड़ा बड़ा लाद ले। ज्यादा और सर बारात ज्यादा जैसे ये बाजे वाला है। नहीं, बाजे वाला नहीं है, ये पैसे लूटने वाला है। इसके कद छोटा है ना, तो लत्तां दे विचों रोल करके डाई मार के नाली चो पैसा फड़ के ले। तो ये जो बैलगाड़ी के ऊपर दूल्हा बैठा होता हाँ था जी। ना, वो बड़ा मासूम होता था, चौपड़ के उन्हें सिर बाल वाए होते थे। आए। और मुझे याद है कि हल्के पीले रंग का उसका मुंह होता था और वो शर्माया हुआ ऊपर बैठा होता था और हल्की हल्की उसके होंठों के ऊपर पिपड़ियां भी जमी होती। बैलगाड़ी पे दूल्हे को इसलिए भी बिठाते थे सिंबॉलिकली कि ताकि उसको बताया जा सके कि शादी के बाद सारी जिंदगी तुमने बैल बन के रहना है। टके की तरह रहना। तो फिर अपना सफर करने के लिए दूसरे शहरों का, अच्छा। हाँ हाँ, दूर दूर दूसरे शहरों में भी City to बैलगाड़ी city, पे हाँ, जाया करते थे और फिर बैलगाड़ी को सजाते खूबसूरत बनाते बिल्कुल। थे और फिर उसके गले में टल्लियां घंटियां भी डालते जी थे। जी। आपको याद होगा कि बैलगाड़ियों में देखो हम तरक्की मकूस का शिकार हैं। आज हमने मोटर बाइक्स ऐसी आप देखते हैं जिन पे लाइट तक नहीं होती। हाँ जी। उस वक्त जो है वो जो गड होती थी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। इसके पीछे लालटेन जरूरी होती हाँ थी। जी। और फिर वो जो घंटियां मैं बता रहा हूँ हाँ ना, जी। बैल के गले में गले में डाली होती, हाँ होती जी। थी, वो बाकायदा बैलगाड़ी के आने का यानी कन्वेंस आने का ऐलान होता इलाज। लोग बैठे होते थे पिंडों की नुकरों पे, गांव की नुक्कर पे, कन्वेंस का इंतजार इंतजार कर रहे पे। होते थे। जब वो घंटियों की आवाज सुनते थे या हाँ जी। घरों में बैठे हुए लोग बाहर से गुजरते हुए घंटियों की आवाज सुनते थे, तो जिन्होंने जाना होता था वो बाहर आ जाते। और लंबे सफर पे उन घंटियों का ये फायदा होता था कि बैलगाड़ी बान को पता चलता था कि सोया भी हुआ है तो टन टन की आवाजें आ रही हैं, गाड़ी चल रही है, बैल रुक नहीं गया। लेकिन ऐसे बाज बैल लिफ्ते होते थे कि वो खड़े हो जाते थे और सारे लाते रहते। यानी बैल को भी एक कॉमेडियन बना दिया। अच्छा जीजी भाई, बैल दी मत वजी है खुलो के मलंग बने रहे। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀਟ ਅਪ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਉਤਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, मुझे घंटी से याद आया कि घंटी के अंदर जुल्फी भी लटक रहा था। याद है तुम्हें? बड़ी सारी घंटी होती थी और उसमें बाकायदा जुल्फी लुडियां डाल रहा। आई एम सॉरी जुल्फी। तो ये जो बैलगाड़ी है ना जी, ये फिर कूड़ा ढोने के बड़े काम आते जी बिल्कुल। अच्छा। ट्रैक्टर की जगह पे बैल के पीछे हल जो लेते थे। कनक लेके जाते थे शहर। बहुत सारी चीजों का नेमुल बदल पहले सिर्फ बैलगाड़ी। यानी ट्रैक्टर, वैगन, बस, ये सब चीजों का नेमुल बदल जो है वो बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। उसके पीछे कभी बैलगाड़ी लगा लेते थे, कभी हल लगा लेते थे। अच्छा, फिर बैल चूंकि जरा महंगा होता था, हाँ जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जरा थोड़े छोटे माड़े घर होते थे ना गांव जी, में, जी, जी। उन्होंने फिर गधा गाड़ी पे सफर शुरू कर अच्छा। वो गधा गाड़ी इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल। मगर गधा गाड़ी जरा थोड़ी सी कहते हुए भी डर लगता है, वो थोड़ा सा गुर्बत का एहसास दिलाता। और जीजी अगर गोगे जैसे खोते रेडी पे दो बैठ जाते थे तो खोता को चुकिया भी जाता सी। होगा इस शेल्फ पे किराया आधा करवा लेता था कि अद्धे रास्ते पे आधे टग्गा ला के मेनू ला लेना। ये सारी कन्वेंस जो है ना जी, ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी जगह बसों, वैगनों ने ले ली और ट्रैक्टर ने ले ली। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि इंसान पर जब अच्छा वक्त आता है तो भूलने वाली चीजों में से सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।